जब नौकरी नहीं होगी तो क्या करेगा, मजदूरी करेगा। इन्हें सस्ते मजदूर चाहिए फैक्ट्रियों में, वो 10-10 हज़ार वाले, 15-15 हज़ार वाले। तो भारत की सरकार, जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, आरएसएस है, ये मनुवादी सरकारें हैं, ये भारत के नौजवान पीढ़ी को मजदूर वर्ग में तब्दील कर रही हैं। ये सरकार ही उनके लिए काम करती है। ये गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए तो ये काम कर ही नहीं रहे। उनको तो भूखा रख रहे हैं, उनको कहते हैं ये लो तुम्हें अनाज, कहता है एहसान कर रहे हैं। इनका नौकरी देने का तो कार्यक्रम ही नहीं है। और ये तो जो सेना में नौकरी देते भी थे, उसको भी अग्निवीर योजना लाके वो नौकरियां बर्बाद कर दी। ये सोच, इतनी छोटी सोच है आरएसएस की, जिसको कहते हैं भिखारी बनाने की सोच है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई अनाज बांटने की बात कही, मान्यवर काशीराम साहब ने अनाज बांटने की बात कही, और अनाज तो पहले भी बांटा जाता था। तो मोदी या जो बीजेपी की सरकार नया क्या कर रही है? आज जो इस गौतम बुद्ध के जो लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से जिनको बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है, उनके कार्यक्रम से आ रहे हैं। उनके नॉमिनेशन चुना गया, उनको बहन जी ने आशीर्वाद दिया, उस कार्यक्रम से आ रहे हैं और रास्ते में हैं। और हमने देखा कि किस तरह से जनता और ठाकुर समाज के लोग, हजारों हजार की संख्या में ठाकुर समाज के लोग आए हुए थे, और वो इतने डिटरमाइंड हैं कि अब हम बीएसपी के इस प्रत्याशी को जिताएंगे। हमने उनसे पूछा, भाई कितने लोग हैं, कितने ठाकुर समाज के वोट हैं? तो उन्होंने बताया करीब 4.5 लाख डेडिकेटेड वोट है, जो क्षत्रिय समाज का है, ठाकुर समाज का। इसके अलावा गुर्जर समाज के वोट, जाट समाज के वोट यहाँ पे, और बहुजन समाज पार्टी का तो यहाँ पे कैडराइज भर के वोट है 22% जिला गौतम बुद्ध नगर में, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और करीब 2.5 लाख मुस्लिम वोटर है, 2.5 लाख मुस्लिम वोटर, वो यहाँ मिलेगा। यहाँ का समीकरण जो है ना, इतना बहुत ज़्यादा टिल्टेड हो गया है, और डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ पूरा माहौल है। हमने देखा गांव में लोग विरोध कर रहे थे, और विरोध वो क्यों कर रहे थे, मैंने पूछा भाई क्या बात है? कहते महेश शर्मा ने किसानों की बात ही नहीं की, ये बात ही किसी की नहीं करते। उनका तो हॉस्पिटल है, वो तो हॉस्पिटल चलाते हैं और किसी की सुनते नहीं, 1-2 कॉलोनी में चले जाते हैं बस। तो ये बात, तो फिर वही प्रश्न जब मैंने उनसे पूछा, जो यहाँ के प्रत्याशी ठाकुर सोलंकी जी, तो उनसे पूछा हमने कि ठाकुर साहब ये बताओ आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, वो बात बड़ी अपीलिंग है कि ये जो नोएडा है, तो इसका इन्होंने, जब पहले वो कांग्रेस के एमएलए थे, तो उस समय न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा वो इन्होंने बनवाया था। ये अपने आप में इनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन है। जो इस समय के जो प्रत्याशी हैं, बीएसपी प्रत्याशी, तो ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी है, ताकतवर, जिनका जनबल है, जिनका धनबल है, जिनका बाहुबल है, और जिनका वोट है, जिनके समाज का एक मुश्त वोट है। कहते हमारा तो कांग्रेस का वोट भी हमारा है, और हमारा ये क्या बोलते हैं, बीएसपी का भी, हमारा जो दलित वोट भी हमारा, मुस्लिम वोट हमारा, और हमारे ठाकुर समाज का वोट है। तो यहाँ का जो कम्बिनेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और ये सीट बीएसपी की निकल सकती है गौतम बुद्ध नगर से। सर, हमने कुछ लोगों से बात किया था, वो 5 किलो अनाज के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। उनको अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। देखिए, ये जो अनाज का कंसेप्ट आया कहाँ से? ये सोच, इतनी छोटी सोच है आरएसएस की, जिसको कहते हैं भिखारी बनाने की सोच है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई अनाज बांटने की बात कही, मान्यवर काशीराम साहब ने अनाज बांटने की बात कही, और अनाज तो पहले भी बांटा जाता था। तो मोदी या जो बीजेपी की सरकार नया क्या कर रही है?
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले कांग्रेस के लोग करते थे, वही बीजेपी के कर रहे हैं। तो इसमें नया का और क्या क्रेडिट ले रहे हैं? अरे नौकरियां दीजिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरियां दी थी, जिससे उसको रोज़गार मिलता था, लाइफ में स्टेबिलिटी मिलती थी, बच्चों को पढ़ा लिखा लेता था, उसको कोई मतलब वो घर बना लेता था, बीवी उसके जो नौजवान बच्चे थे उनकी जब रोज़गार लग जाता था तो उनकी शादियां हो जाती थी। अब बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। लड़के वाले जो लड़की वाले हैं वो लड़के ढूंढ रहे, नौकरी वाला लड़का चाहिए, नौकरियां हैं नहीं, क्योंकि नौकरियां तो मोदी की सरकार ने, योगी की सरकार ने, आरएसएस ने नौकरियां तो सारी खा ली। इन्होंने तो सब कुछ प्राइवेट कर दिया, इनका नौकरी देने का तो कार्यक्रम ही नहीं है। और ये तो जो सेना में नौकरी देते भी थे उसको भी अग्निवीर योजना लागे, वो नौकरियां बर्बाद कर दी। तो समस्या ये है कि ये तो नौकरी छीनने वाले लोग हैं, तो जनता का भड़कना मुश्किल वाजिब है कि उनको जब उनका सब कुछ छीन लिया जाएगा, तो जिसका सब कुछ छीन लिया जाता है तो उसे तो क्रोध आता है, इसलिए क्रोध में है। नौजवान क्रोध में थे, महिलाएं क्रोध में थी, वो कहते हमारी बेइज्जती कर रहे हो। एक व्यक्ति ने तर्क दिया कि मोदी ने क्या तर्क दे रहे, और वो मुझे लगा कि बहुत सटीक बात कही थी कि मोदी ने 85 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया है। ये भारत की दुर्दशा का, इससे बड़ा एक सेंटेंस में दुर्दशा को व्यक्त करने का इससे बड़ा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। फिर ये इंडस्ट्रियलिस्ट की सरकार है, आप खरीद रहे हो, इसको खरीद लेंगे, उसको बेच सकते। क्या आप मान सम्मान खरीद लोगे? क्या आप लोगों का मान सम्मान खरीद लोगे? वो तो बिकने वाले नहीं। तो खरीद में देखिए, क्या आप मान सम्मान तो खरीद नहीं सकते, आप लोगों को रोजगार दे नहीं सकते, लोगों की इच्छा जो है कि उनके बच्चे जो है वेल प्लेस्ड हो जाएं, वो तो आप कर नहीं सकते, उनके घर बना नहीं सकते, तो दे क्या सकते हो? फिर सरकार किस लिए होती है? सरकार का काम क्या है? सरकार ही ये फ्लॉप हो गई है। ये सरकार जो, ये देखिए ना, छोटी छोटी, ये देखिए, जब आप देखिए सारी उजड़ी हुई दुकानें आपको दिख रही हैं। अब देखिए उजड़ी हुई दुकानें दिख रही हैं, देखो बेचारे उजड़े हुए लोग। जब आप कितना पहले अच्छा ये इलाका हुआ करता था, अब देखो ना, लोग ही नहीं हैं, उजड़े हुए हैं सारे। आपको देखो बेचारे ये उजड़े हुए दिख रहे हैं, कहीं कोई दिख रहा है? ये उजड़े हुए, अब इसको आप कौन सा भारत कहेंगे? यही है स्वर्णकाल क्या? तो सवाल, इतना अमीर इलाका का ये गौतम बुद्ध नगर कितना विकसित इलाका हुआ करता था, और आज की डेट में इसकी कितनी बुरी हालत कर दी है बीजेपी ने। ये एक बड़े दुख का विषय है मानने वाले। जी सर, हमने कुछ लोगों से बात किया था, वो कह रहे थे हमारे 4 बच्चे हैं और उनको पढ़ाया लिखाया इतना, और नौकरी के लिए फार्म भरे गए। हर साल वैकेंसी मतलब फ्लॉप हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, उनके साथ क्या क्या हो जाता है, और वो बड़े आक्रोश में थे। क्या कहेंगे? ये पेपर लीक होता नहीं है, ये कराया जाता है। जब पहले मध्य प्रदेश में सरकार थी तो व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, जिसका आज तक उसका कोई वो नहीं आया, उसका आज तक उसका कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, वो आरएसएस ने सबसे बड़ा घोटाला पहला किया था, व्यापम घोटाला। इन्होंने, इनके एक षड्यंत्र क्या है, इनका षड्यंत्र क्या है कि कोई भी पेपर को लीक करवा दो, ना रिजल्ट निकलेगा, और फिर बाद में उसकी जांच करो, फिर दोबारा। तो ये क्या करते हैं, बच्चों से फीस तो ले लेते हैं, ये फीस ले करके दोबारा से फिर निकालते हैं, दोबारा पेपर भरो तो उसमें साल निकल जाती है। बच्चों को साल दर साल इसी तरह से, और बच्चों को पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब वो खाली रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो वो बीजेपी का झंडा उठाएंगे। जब नौकरी नहीं होगी तो क्या करेगा? मजदूरी करेगा। इन्हें सस्ते मजदूर चाहिए फैक्ट्रियों में, वो 10-10 हज़ार वाले, 15-15 हज़ार वाले। तो भारत की सरकार, जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, आरएसएस है, ये मनोवादी सरकारें हैं, ये भारत के नौजवान पीढ़ी को मजदूर वर्ग में तब्दील कर रही हैं। ये इनका षड्यंत्र है, ये सोची समझी चाल है।
और जो अगर किसी की नौकरी लगती भी तो जानते हो क्या लगती है? फैक्ट्रियों में क्या लगेगा? चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोलते हैं, 10 से 12 हज़ार की, और वो भी वहाँ पे भी 12-12 घंटे की। मतलब पहले 3 शिफ्टें हुआ करती थी, अब सिर्फ 2 शिफ्टों में करते हैं। तो 12 घंटे की नौकरी और 12,000 रुपये। तो अब इसी तरह से दूसरा क्या लगेगा? या तो वो मजदूर बनेगा तो वहाँ वो 8,000 9,000 की मजदूरी करेगा, या सिक्योरिटी गार्ड। तो 2 ही हैं। कंपनियों में कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के नाम पे 8,000 और 12,000 की नौकरी रख गई। पहले सरकारी नौकरी हुआ करती थी तो वो 40-50 हज़ार की नौकरी थी, उसमें बच्चे का पालन पोषण कर लेता था, बच्चों को पढ़ा लेता था, उसका एक लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाता था, जो कि आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस अब नहीं चाहती। इसलिए जानबूझ के ये सब षड्यंत्र है। और दूसरी तरफ धोखे में रखते हैं, नहीं अब की नौकरियाँ निकालेंगे। ये जानबूझ के नौकरियाँ कब निकालते हैं? जब कोई इलेक्शन होता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नौकरियाँ निकाली, फिर नौकरियों का एग्ज़ाम हो गया और एग्ज़ाम लीक हो गया, बस काम खत्म। अगर एग्ज़ाम हो भी गया तो पता चला प्रीलिम का एग्ज़ाम हो गया तो मेन लीक हो गया, मेन हो गया तो इंटरव्यू लीक हो गया, इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो गया, कुल मिला। और अगर सर मेरा एक सवाल, बच्चे फॉर्म भरते हैं, किसी की फीस 500 रुपये होती है, किसी की 1100 होती है, किसी की 1500 होती है। हाँ, पेपर लीक हो जाता है, वो पैसा फिर रिटर्न क्यों नहीं होता, वापस क्यों नहीं होता, कहाँ जाता है वो पैसा? यही तो घोटाला है। ये अपने आप में रोजगार स्कैम है। ये नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार स्कैम कर रही है, ये स्कैम कर रही है। और ये सारा पैसा उठा कर, जो भी पैसा जमा होता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देते हैं। ये अडानी, अंबानी, मोदी जो है ना, ये अडानी और अंबानी को दे दे रहे हैं, टाटा और इनको, क्योंकि ये सरकार ही उनके लिए काम करती है। ये गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए तो ये काम कर ही नहीं रहे। उनको तो भूखा रख रहे हैं। उनको कहते हैं ये लो तुम्हें अनाज, कहता है एहसान कर रहे हैं। एहसान क्या कर रहे हैं? अरे ये किसानों द्वारा प्रोड्यूस अनाज किसानों को दे रहे हैं। क्या ये मोदी अनाज पैदा कर रहे हैं? अनाज पैदा कौन कर रहा है? क्या मोदी और योगी सरकार थोड़ी किसान ये पैदा कर रही है अनाज? अनाज तो पैदा किसान कर रहा है और मजदूर कर रहे हैं, वही अनाज उनको उल्टा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? तो ये विशेष सर्किल है, ये गुलामी का सर्किल है, ये पूरा गुलामी का षड्यंत्र है। इसको भारत की जनता को समझना चाहिए। इस और षड्यंत्र से कैसे निकला जाए? सिर्फ एक ही है तरीका, एक ही है। बाबा साहब ने हर एक को 1 मैन 1 वैल्यू 1 वोट, 1 वोट का अधिकार सबको दिया, चाहे अडानी का हो, अंबानी का हो, मोदी का हो, चाहे किसका एमएलए को, एमपी का, सबका 1 वोट है ना, बराबर है ना। तो भैया भारत के 140 करोड़ लोगों, तुम्हारे वोट की वैल्यू वही है। जाओ हाथी में बटन दबाओ और बस बदल दो। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, उन लोगों को बदल दो, बदल दो, बदल दो। अपनी सरकार बनाओ और रोजगार पाओ। यही एक तरीका है, इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? जय भीम। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।